हेलो क्लास। इंट्रोडक्शन टू म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी के इस लेक्चर में हमने हेरिटेज प्रिजर्वेशन के बारे में बात की है और सेगमेंट्स ऑफ हेरिटेज के बारे में चर्चा हो चुकी है। अब हम इस अपने लेक्चर में हेरिटेज स्टडी में वर्ल्ड हेरिटेज इन इंडिया जो साइट्स हैं उनकी केस स्टडी पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक दो जो केस स्टडी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले नंबर पर हम आज बात करेंगे, चर्चा करते हैं अजंता केव्स के बारे में। अजंता केव्स के बारे में सभी को पता है कि ये बहुत विश्व विख्यात हमारी साइट है जिसे 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर यूनेस्को की तरफ से मान्यता प्रदान की गई। बुद्धिस्ट केव्स हैं जो अपनी पेंटिंग, आर्किटेक्चर और स्कल्पचरल आर्ट के लिए जाने जाते हैं। व्यू पॉइंट से बाघोरा नदी के तट पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में बाघोरा नदी के किनारे बासाल्ट के जो ये पहाड़ हैं, चट्टाने हैं, उनमें इनको काट के बनाया गया है। अगर व्यू पॉइंट से इनका व्यू देखा जाए तो ये घोड़े की नाल के आकार में बनी हुई गुफाएं हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि लंबे समय तक ये जो है अंधकार में डूबी हुई थी और इत्तेफाक से शिकार खेलने गए हुए जो अधिकारी थे उनको ये दिखलाई पड़ी, क्योंकि जिस शेर का वो शिकार करने के लिए गए हुए थे वो गुफाओं के अंदर चला गया और उसको ढूंढते हुए अंदर जाने के बाद उनको पता चला कि इतनी सुंदर पेंटिंग्स और मूर्तियों से भरी हुई ये गुफाएं हैं जिनमें कि चैत्यगृह है, चैत्यगृह यानी कि पूजा के लिए बनाई गई गुफाएं, और विहार हैं यानी कि बुद्धिस्ट जो मॉन्क रहते थे उनके रहने के लिए बनाई गई गुफाओं को विहार के तौर पर हम लोग जानते हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि कहाँ पे है और कैसे है। दो चीज़ें खास हैं। सबसे पहला है कि गुफाओं की कुल संख्या 30 है जिसमें से एक गुफा जो है वो आधी ही बनी हुई है, इसलिए जो हम गुफाओं की अजंता गुफाओं की संख्या जब हम गिनते हैं तो प्रायः उनको 29 कहा जाता है। 29 केव्स के बारे में ही बात की जाती है क्योंकि जो 30th केव है वो अनफिनिश्ड है। इसके अलावा ये दो डायनेस्टीज का एफिलिएशन इसमें दिखलाई पड़ता है, वाकाटक राजवंश के समय में और सातवाहन राजवंश के समय में, क्योंकि ये गुफाएं जो हैं वो दो चरणों में बनी हुई प्रतीत होती हैं। कुछ जो हैं बिफोर सेंचुरी और अर्ली एजेस की हैं और कुछ जो हैं आफ्टर वाकाटक पीरियड की और सातवाहन पीरियड की और गुप्त काल के आसपास की हैं। इन गुफाओं के बारे में बात की जाए तो रॉक कट आर्किटेक्चर है और गुफाएं हैं। गुफाओं के बारे में ये कहा जाता है कि इन गुफाओं को बनाते समय ऊपर से नीचे की तरफ इनकी कटिंग की गई है, यानी ऊपर से काटते हुए इनको नीचे तक लाया गया है। चैत्यगृह वो गुफाएं हैं जिनमें पूजा के लिए स्तूप का आकार बनाया हुआ है और वहां पर पूजा करने के लिए बनी हुई हैं, और विहार में उनके रहने की व्यवस्था है। प्रायः इन गुफाओं में बिस्तर और स्टोन के पिलो भी दिखते हैं कहीं कहीं पर। तो और इनकी हिस्ट्री अगर हम देखें तो लगभग 600-700 सालों में ये बिखरा हुआ है इनका कंस्ट्रक्शन का जो जोन है, क्योंकि पहले हीनयान फेज में बनी हुई गुफाएं और बाद में महायान फेज में बनी हुई गुफाएं भी यहाँ पर दिखती हैं। ये जो गुफाएं हैं ये केवल अपने आर्किटेक्चर के लिए नहीं फेमस हैं, बल्कि फेमस है ये अपनी बहुत सुंदर फाइन बारीक चित्रकारी के लिए, जो कि इतने लंबे समय तक सुरक्षित बनी हुई है। प्रायः ये अजंता की जो गुफाएं हैं ये बुद्धिस्ट साइट के तौर पर जानी जाती हैं, क्योंकि इनमें जो भी पेंटिंग्स हुई हैं वो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई हैं या फिर जातक कथाओं से जुड़ी हुई हैं या फिर उस काल संस्कृति की जो अलग अलग कहानियां हैं उनका चित्रण जो है हमें अजंता गुफाओं में देखने को मिलता है। अजंता गुफाओं को जब भी कोई देखता है, जब भी कोई देखेगा उसको, तो समझ में आएगा कि कितनी सुंदर महीन बारीक चित्रकारी वहां पर की गई है। पूरी की पूरी छत जो है गुफाओं की सुंदर चित्रकारी से भरी हुई है। बहुत सुंदर शेड्स, जो कलर के शेड हैं, बहुत लाइन ड्राइंग का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। चेहरे पूरे के पूरे जो पेंटिंग्स हुई हैं, पूरी स्टोरीज बनाई गई हैं, तो बहुत तरीके के राजकुमार, राजकुमारियां, सामान्य जनता, भिखारी, बहुत सारे जीव जंतु, फ्लोरा फाउना को बहुत अलग अलग तरह की पत्तियां, फूल, डेकोरेटिव मटेरियल वहां पे देखने को मिलता है। और उसको देख करके, उस सुंदर चित्रकारी को देख करके ऐसा लगता है कि कितने स्किल्ड और ट्रेन्ड जो पेंटर्स रहे होंगे और इतने लंबे समय तक वो जो उनका कलर है, जो उनकी बाइंडिंग है, जो उनका रिप्रेजेंटेशन है, वो इतने लंबे समय तक बना हुआ है। तो उसको देख करके बहुत आश्चर्य भी होता है और सुंदरता तो बिल्कुल इतनी ही है कि उसको वर्ल्ड हेरिटेज माना जाए, उसको पूरी वैश्विक विरासत के तौर पर उसको स्वीकार किया जाए। अजंता की हिस्ट्री की बात करें तो रॉक कट आर्किटेक्चर है और यूनेस्को ने इसको मास्टरपीस ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन आर्ट के तौर पर स्वीकार किया है। गुफाएं जो हैं वो दो फेज में बनी हैं। पहला ग्रुप बना है वो 2nd सेंचुरी बीसी से बना हुआ है और दूसरा जो फेज है वो 400 से 650 ईस्वी के बीच का दिखलाई पड़ता है। इसके अलावा जो है कि
इसीलिए इनको 400 से 600 सालों के बीच की बनी हुई गुफाएं, मतलब 400 से 600 साल का पूरा टाइम फ्रेम रहा है दोनों फेज की गुफाओं के बनने में। इनके बारे में जो पहली गुफाएं, जो शुरुआत की गुफाएं हैं, जो हीनयान परंपरा से प्रभावित दिखलाई पड़ती हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि वो शुरू में बन के तैयार हुई थी। इसमें हमको जो केव नंबर 9, 10, 12, 13 और 15A जो हैं, ये म्यूरल पेंटिंग्स हैं। इनमें जातक स्टोरीज बनाई गई हैं। 9 और 10 जो है वो वर्शिप हॉल हैं, यानी कि चैत्यगृह के तौर पर हम उनको पहचानते हैं। और 12, 13 और 15A जो है वो विहार हैं, विहार यानी कि भिक्षुओं के रहने की जगह। इस ग्रुप में ज़्यादातर हीनयान परंपरा से संबंधित हमको सारी की सारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो देखने को मिलती है, क्योंकि चैत्यगृह जो बने हुए हैं वहाँ पर स्तूप का रिप्रेजेंटेशन मिलता है। बाद में महायान परंपरा में जब बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर ने शिफ्ट किया तो भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनना शुरू हो गई थी। उनके जो भी चैत्यगृह थे या जो पूजा करने की जगह थी, वहाँ पे उन लोगों ने भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई थी। पर शुरुआती चरण में हमको चैत्यगृहों में स्तूप का रिप्रेजेंटेशन मिलता है भगवान बुद्ध के स्थान पर। इसके अलावा स्टोरीज में भी हमको भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कथाओं की बजाय सीधे सीधे तौर पर उनकी जातक कथाएं, यानी उनके पूर्व जन्मों की कथाओं का अंकन ही ज्यादा देखने को मिलता है। ये सारी की सारी जो पेंटिंग्स है ज़्यादातर 100 सेंचुरी BCE से 100 सेंचुरी CE के बीच की हैं। और लगता है ऐसा कि सातवाहन डायनेस्टी का रूल रहा होगा वहाँ पे, और सातवाहन डायनेस्टी के लोगों ने इसकी देखरेख की होगी। बाद में ये इनकी जो डेटिंग जो होती है प्रेफर की जाती है, तो उसमें मौर्यन एम्पायर का भी डेटिंग टाइम आता है। बाद की जो वाकाटक गुफाएं हैं, उसमें बाकी की सारी गुफाएं जो हैं वो वाकाटक काल में बनी हुई हैं। इसमें 1 से 8 तक की गुफाएं, फिर 11, 12 और 29, इसके अलावा कुछ और जो एक्सटेंशन देखने को मिलता है। और जो अर्लियर केव्स में कुछ एक्सटेंशन जो है इस पीरियड में भी हुआ है, वाकाटक काल में भी कुछ एक्सटेंशन देखने को मिलता है गुफाओं में। इसके अलावा जो केव नंबर 19, 26 और 29 हैं, चैत्यगृह हैं, बाकी सब विहार हैं। सेकेंड फेज में जो बने हैं, केव नंबर 26 जो है सेकेंड पीरियड का महायान स्टाइल का वर्शिप हॉल है। तो ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर हीनयान परंपरा और महायान परंपरा दोनों का मिक्स देखने को मिलता है। इसके अलावा शुरुआती जो गुफाएं हैं उनमें गौतम बुद्ध की मूर्तियां और चित्रों का ना मिलना ये बताता है कि ये हीनयान परंपरा से संबंधित है। और बाद के फेज में महायान परंपरा के जो पूजा स्थल हैं और जो कथाएं हैं, जो मूर्तियां और चित्र मिलते हैं, वो महायान परंपरा से संबंधित है। अजंता केव्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन अजंता केव के बारे में जब हम बात करेंगे, जब अजंता केव्स जब मिली तो उसकी सुंदर पेंटिंग्स, चित्रकारी, मूर्ति कला और उसका आर्किटेक्चर देख करके जिसने भी देखा वो आश्चर्यचकित रह गया। और इतनी मतलब ये माना गया कि इतना जो सुंदर और इंटैक्ट रिप्रेजेंटेशन जो इंडियन आर्ट का है वो पहली बार मिला है देखने को, जानने को, क्योंकि उतना सुंदर और उतना सुरक्षित रिप्रेजेंटेशन कहीं और देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कंजर्वेशन के लेक्चर में जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि कंजर्वेशन जो है बहुत संवेदनशील विषय होता है, और कंजर्वेशन के लिए सबसे पहले जो जरूरी होता है वो होता है नेचर ऑफ कलेक्शन को जानना। और नेचर ऑफ कलेक्शन को जानने के बाद ही किसी भी तरीके का संरक्षण का कार्य उसके ऊपर किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी नेचर ऑफ कलेक्शन को पहचानने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं है और हम सही तरीके से उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं तो डिजास्टर्स क्रिएट होते हैं, जो कि अजंता के साथ हुआ। क्योंकि अजंता की पेंटिंग जो वहाँ पे मूर्तियों से ज्यादा पेंटिंग्स थी उन गुफाओं में। पेंटिंग्स में बहुत सुंदर तरीके से पूरी की पूरी, उनको हम कथा चित्र कह सकते हैं, जिसमें पूरी की पूरी जातक कथाओं को बताया गया था, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाओं को रिप्रेजेंट किया गया था। तो बहुत सुंदर आर्ट था वहां पर। जब इनके कंजर्वेशन की बारी आई तो इनके लिए 1920 में निजाम ऑफ हैदराबाद ने इटालियन कंजर्वेटर्स को हायर किया। ये मान करके, उस समय में ऐसा माना जाता था, वॉल पेंटिंग की 2 टेक्निक्स होती हैं, टेम्परा और फ्रेस्को। फ्रेस्को में ये माना जाता है कि फ्रेश प्लास्टर करते हैं और फ्रेश प्लास्टर के ऊपर ही जो भी हमारे कलर्स होते हैं, जो भी हमारे पिगमेंट्स होते हैं, उनको उनसे पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। फ्रेश प्लास्टर पे बनने की वजह से ऐसा अजंता पेंटिंग्स को देख के लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि इतना जो खूबसूरत रंग उभर के आए हैं और जो इतना ताजा ये दिखाई पड़ रहा है, इतना, और जो रॉक कट वॉल्स हैं उन पर एक तरीके से समझ नहीं आया कि ये प्लास्टर के ऊपर ना होकर के डायरेक्ट जो है वॉल के ऊपर बनी हुई पेंटिंग्स हैं, और उनको टेम्परा पेंटिंग्स मान लिया गया, उनको फ्रेस्को मान लिया गया और फ्रेस्को मान के उनका कंजर्वेशन कराया गया। ऐसा माना गया कि इटालियंस जो हैं वो फ्रेस्को के कंजर्वेशन में बहुत उनका हाथ साफ है और बहुत टेक्निकली स्किल्ड लोग हैं, तो उनको इटालियन कंजर्वेटर्स को बुलाया गया अजंता पेंटिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए।
अजंता पेंटिंग्स डीके क्यों हुई? क्योंकि अजंता की जब केव्स मिली और अजंता केव्स की इतनी सुंदर आर्ट को लोगों ने देखा तो वहाँ पे विजिट करने के लिए भीड़ लग गई। और उससे भी बड़ी बात ये हुई कि जो आर्टिस्ट थे वो ऑयल लैंप्स ले लेके वहाँ जाते थे और बैठ करके घंटों वहाँ बैठ के उन पेंटिंग्स की कॉपीज तैयार करते थे। फोटोग्राफी बाद में हुई, पहले शुरू में पेंटिंग्स की कॉपीज तैयार हुई पेंटिंग्स बना करके। तो जो ऑयल लैंप्स वहाँ पे जले, जो उनका जो धुआं था, जो कालिख थी, जो पोल्यूटेंट्स थे, वो सब के सब वहाँ पे उनके ऊपर जमना शुरू हो गए, लोगों की भीड़ आने जाने लगी। तो जो फाइंडिंग से पहले अजंता केव्स की जो स्कल्पचर्स थी, जो पेंटिंग्स थी, वो सेफ थी, पर जब वो मिल गई तो उसके बाद से वो बहुत अनसेफ हो गई और बहुत वो कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी बहुत बदहाली होने लगी। ऐसी स्थिति में फ्रेस्को पेंटिंग्स के एक्सपर्ट के तौर पर इटालियंस को बुलाया गया और इटालियंस जो है उन्होंने उसका कंजर्वेशन का काम शुरू किया और वो एक डिजास्टर घोषित हुआ, क्योंकि बाद में पता चला कि ये जो अजंता पेंटिंग्स थे, जो अजंता के जो म्यूरल्स थे, वो फ्रेस्को टेक्निक में बने हुए नहीं थे, वो टेम्परा टेक्निक में बने हुए थे। उनको सीधे सीधे स्टोन वॉल्स के ऊपर बनाया गया था और इसी वजह से जब फ्रेस्को टेक्निक के तौर पर उनका कंजर्वेशन किया गया तो उसमें बहुत सारी पेंटिंग जो है वो खत्म हो गई, खराब हो गई, झड़ गई और गायब हो गई। बाद में फिर बहुत लंबे समय तक इसको लेके कंट्रोवर्शियल कंडीशंस रही, बहुत सारा प्रॉब्लम होता रहा, बहुत तरीके से एक मतलब फेज था जो कि समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से इनको कंजर्व किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, किस तरीके से इनके ऊपर काम किया जाए। बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया। 25 सालों तक लगातार वहाँ पे कंजर्वेशन का काम हुआ, पेंटिंग्स के और वॉल्स के बाइंडिंग के ऊपर काम किया गया, उनके पिगमेंटेशन को बचाने के लिए काम किया गया, ह्यूमन वेंडलिज्म से बचाने के लिए बाद के समय में नंबर ऑफ विजिटर्स को रिस्ट्रिक्टेड किया गया, टिकट लगाई गई। अभी भी जो बफर जोन बनाए गए, पहले अजंता केव्स हैं, फिर उसके बाद से बफर जोन है जो जंगल है और उसके बाद का एरिया है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं वो अवेलेबल कराए गए हैं, नंबर ऑफ विजिटर्स को कंट्रोल किया गया और इस तरीके से करके अजंता पेंटिंग्स को बचाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी बहुत सारे ऐसे मतलब कुछ ऐसी जगह, कुछ केव्स हैं जिनमें ह्यूमन वैंडलिज्म का बहुत खराब नमूना देखने को मिलता है, जहाँ पर लोगों ने जब तक पेंटिंग्स उनकी पकड़ में थी, जब तक उनको बैरिकेड नहीं किया गया था, रेलिंग नहीं की गई थी, तो अपने उंगलियों से खुरच के उनके ऊपर अपना नाम लिखा। कुछ एक पेंटिंग्स तो कुछ एक केव्स में पूरी की पूरी पेंटिंग वॉश आउट हो चुकी है इस टेंडेंसी की वजह से। तो बहुत खराब तरीके से अजंता की पेंटिंग्स खराब हुई और बहुत ज्ञान की कमी कह सकते हैं, ह्यूमन वैंडलिज्म का रीजन रहा, बहुत तरीके से होकर के ये पेंटिंग्स खराब हुई। अभी भी जो है बहुत ज्यादातर जो पेंटिंग्स हैं उसमें इंटैक्ट नहीं मिलती हैं, कहीं पे फेस खराब है, कहीं पे बॉडी पार्ट्स खराब हो गए हैं, कहीं पे जो फ्लोरा फाउना है उसमें कुछ हिस्सा झड़ गया है या कुछ खराब, उसमें जो कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो बायोलॉजिकल ग्रोथ वगैरह हुई, जो बाद में उसको क्लीन किया गया, तो इस तरीके से हो गया। इसके अलावा अभी भी वो बहुत प्रॉब्लम है वहां पर। बहुत सारी स्टोरी, जैसे कि एक डाइंग प्रिंसेस की पेंटिंग है, बुक्स में आपको हमेशा मिल जाएगी। डाइंग प्रिंसेस बहुत कारुणिक भाव के साथ एक राजकुमारी का मरणासन होने का दृश्य उसमें बनाया गया, जो कि जब इटालियन कंजर्वेटर्स ने उसको कंजर्व करने का प्रयास किया था तभी वो पेंटिंग वहां से खत्म हो गई थी। इस तरीके से करके बहुत सारी पेंटिंग जो है अजंता की चली गई हैं, खत्म हो गई हैं, बहुत सारी पेंटिंग्स खत्म होने के कगार पर पहुंच गई हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अजंता जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट था, वाकई में अद्वितीय विरासत है मानवीयता की। बहुत सुंदर पेंटिंग्स हैं, बहुत सुंदर स्कल्पचर्स हैं और उसको देख करके हम न सिर्फ उस समय की कला और संस्कृति के बारे में जान सकते हैं, बल्कि ड्रेस ऑर्नामेंट्स के बारे में, रिलीजन के बारे में, बिलीफ्स के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में, ह्यूमन लाइफ के बारे में, फ्लोरा फाउना, एनिमल हैबिटेंट्स के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है अजंता पेंटिंग के माध्यम से। बहुत सारा लिखा गया है, बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई हैं, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि केस स्टडी में जरा सा मिस होने की वजह से, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट को नहीं पहचाने जाने की वजह से अजंता जो है कंजर्वेशन का एक डिजास्टर घोषित हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ की पेंटिंग्स को नुकसान पहुंचा। जो अर्ली कंजर्वेशन हुआ, जो फर्स्ट फेज का कंजर्वेशन वहाँ पे हुआ, उसकी वजह से वहाँ की पेंटिंग्स को कोई लाभ नहीं मिला, कोई आर्किटेक्चर को, स्कल्पचर को, पेंटिंग को कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि केवल नुकसान हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर अजंता पेंटिंग्स को नुकसान झेलना पड़ा और बहुत सारी पेंटिंग्स खत्म हो गई। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होता है कि कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत बैलेंस होके व्यवहार करना होता है। इसके अलावा ह्यूमन वैंडलिज्म बहुत बड़ा कारण है, चाहे ऑयल लैंप्स के माध्यम से पेंटिंग्स को जाके कॉपी किया गया, चाहे बहुत ज़्यादा फोकस के साथ वहाँ पे फोटोग्राफी की गई, चाहे नंबर ऑफ विजिटर्स को कंट्रोल नहीं किया गया, प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होने की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको सिर्फ ऑफिशियल्स ही ध्यान दें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बार बार मैं ये बात कहना चाह रही हूँ, मैं ये बात कह रही हूँ अपने लेक्चर के माध्यम से कि हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए कि एक व्यक्ति के भी ध्यान देने से
चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। म्यूज़ियम में आप जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स पे आप जाते हैं, कोई गलत तरीके से ऑब्जेक्ट्स को छूने की कोशिश कर रहा है, स्क्रैच करने की कोशिश कर रहा है, अपना नाम लिखने की कोशिश कर रहा है। आपके रोकने से भी कोई एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पे ह्यूमन वैंडलिज्म से बच सकता है। तो इसको ध्यान रखना है, अवेयर रहना है और अपनी मानवीयता की ये जो विश्व विरासतें हैं, विश्व विरासतें ही नहीं, आपकी अपनी भी जो परिवार की, समाज की, राष्ट्र की जो विरासतें हैं, विश्व विरासतें हैं, इनको संरक्षित करने में सभी को अपना-अपना सहयोग देना चाहिए। दूसरी केस स्टडी के तौर पे हम ताजमहल को लेना चाहेंगे। ताजमहल के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके स्क्रीन पर है कि जो मॉन्यूमेंट है, साइट है, उसका मॉन्यूमेंट का नाम ताजमहल है, आगरा उत्तर प्रदेश में है। इसका पीरियड जो है वो 1632 टू 1653 सेंचुरी एडी में ये बन के तैयार हुआ है और मुगल शासक शाहजहां के द्वारा इसको बनवाया गया था। आर्किटेक्ट जो इसके थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ये कल्चरल आर्किटेक्चर है, मुगल डायनेस्टी के टाइम पे बना है और मुगल आर्किटेक्चर का बहुत उम्दा जो है ये उदाहरण है। उस समय में जो इसका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आया था वो 32 करोड़ रुपए थे और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर यूनेस्को ने 1983 में रिकॉग्निशन दिया है। सभी ताजमहल की स्टोरी सभी को पता है कि जो मुगल बादशाह शाहजहां थे, उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की मौत के बाद अपने प्रेम को, अपने स्नेह को प्रदर्शित करने के लिए उनके लिए मकबरा इतना शानदार बनवाया कि ताजमहल जो है वो वर्ल्ड आर्किटेक्चर में नाम लिया जाता है या वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर उसको पहचाना जाता है। मकराना के सफ़ेद मार्बल से बनी हुई इमारत है जो कि 4 मीनारें जिसके 4 कोनों पे बनी हुई हैं। यमुना नदी के किनारे है और चांदनी रात में इसके दर्शन के लिए अलग से टिकट लगता है, उसको अलग से चार्ज किया जाता है क्योंकि चांदनी रात में इसका जो सौंदर्य है वो और ज़्यादा देखने को मिलता है। शाहजहां के बारे में ये कहा जाता है कि वो आर्किटेक्चर में उनकी रुचि थी, शौकीन थे और बहुत तरीके से वो आर्किटेक्चर मतलब बहुत तरीके की बिल्डिंग्स उन्होंने बनवाई जिसमें ताजमहल जो है फाइनेस्ट उनका क्रिएशन कहा जा सकता है। ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है इसमें सेंट्रल एशियन, टर्किश और इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल का मिक्स देखने को मिलता है। इसके बाद से ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि 1632 टू 1653 तक ये बना और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें काम किया। यूनेस्को ने इसको 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना। ताजमहल के बारे में ये आप जानते हैं कि सुंदर होने के बाद, बहुत सुंदर, बहुत नामी होने के बाद से और बहुत लेटर फेज का ये मॉन्यूमेंट होने के बाद भी ताजमहल जब आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ की दीवारों पे जो जवाहरात जड़े हुए थे, जो सोने चांदी या कई जगहों पे स्टोन, जो सेमी प्रेशियस स्टोन वगैरह जड़े गए थे, वो निकाले जा चुके हैं। इसके अलावा बहुत तरह की स्टोरीज ताजमहल के बारे में चलती हैं। ताजमहल जो है वो सफेद मार्बल की बनी हुई इमारत है और पॉल्यूटेंट्स की वजह से बार बार उस मार्बल का जो है कलर चेंज होता रहता है। उसको लेकर के बहुत तरीके से कंजर्वेशन की टेक्निक्स यूज की गई, बहुत तरीके से उसको क्लीन करने का प्रयास किया गया, बहुत बार बार कॉन्ट्रोवर्शियल होता है उसका जो कंजर्वेशन होता है। अभी हाल फिलहाल में एसआई की एक जिम्मेदार ऑफिशियल से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ पर्टिकुलर टाइप के ये लाइकेन और एल्गी वगैरह हैं जिनको इस तरह के मॉन्यूमेंट्स पे डेवलप किया जाता है और वो पूरे के पूरे एसिटिक कंटेंट को खाकर खत्म कर देते हैं और बाद में फिर इनको क्लीन कर दिया जाता है। तो ऐसे करके ताजमहल को क्लीन करने की शायद उन लोगों की कोई ऐसी योजना है। अगर ये हम देखें तो ताजमहल का जो आर्किटेक्चर है, हालांकि कहते हैं कि केवल मार्बल का, लेकिन बहुत तरह के पत्थरों के मिले जुले होने की वजह से इसके कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में भी बहुत तरह की प्रॉब्लम आ रही है। अगर ताजमहल के आर्किटेक्चर की बात करें तो वो पहले ही बता दिया गया है कि सेंट्रल एशियन और इंडियन आर्किटेक्चर के सर्टेन एलिमेंट्स के मिक्सचर से ये बना हुआ है। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन है, कैलीग्राफी की गई है, बहुत तरीके की वहाँ पे आयतें लिखी हुई दिखती हैं और फ्लोर पे, वॉल पे, सब जगह वो इतने मन से बना है ये मॉन्यूमेंट, ये बिल्कुल वहाँ पे दिखलाई पड़ता है। अलग अलग तरीके के स्टोन्स, जेस्पर, जेड, पॉलिश्ड और लेवल्ड करके वहाँ पे उस आर्किटेक्चर में लगाए गए हैं। बहुत सारी सुंदर जो लताएं हैं, फूल पत्तियां हैं, उनका डेकोरेशन किया गया है और जालीदार काम हुआ है जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। उसके दरवाजे में देख सकते हैं आपकी जालीदार विंडो बनाई गई है और अरेबिक वो कैलीग्राफी की गई है। मीनारों पे भी इस तरीके से उसको बनाया गया है। उसके गुंबद को आप देख सकते हैं। ताजमहल के बारे में बहुत तरह की स्टोरीज चलती रहती हैं। वो सारी स्टोरीज जो हैं कि हाथ कटवा दिया और इस तरह की, वो स्टोरीज को कहीं पे भी वो प्रूफ नहीं होती हैं, उनके बारे में इस तरीके का नहीं मिलता है। इंटीरियर डेकोरेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो जो चैम्बर बने हुए हैं जहाँ पर कब्रें हैं, वहाँ पर शाहजहां और
मुमताज महल की कब्रें अगल बगल बनी हुई हैं, इन पर भी बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेशन किया गया है। बहुत सारे फूल पत्ती और लता, जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम में मूर्तियां नहीं बनाई जाती हैं या किसी का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ह्यूमन फिगर में नहीं किया जाता है। तो जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है या तो आयतों के थ्रू करते हैं या फिर सुंदर जो कैलीग्राफी है उसमें करते हैं, और फ्लोरा फाउना को बहुत तरजीह दी जाती है। तो सारा का सारा ये ताजमहल में आपको देखने को मिलता है। और डैमेज और रेस्टोरेशन की बात करें तो पॉल्यूशन सबसे बड़ा कारण है ताजमहल के डैमेज का, क्योंकि बार बार उसके कलर में प्रॉब्लम आती है, उसके ऊपर बहुत तरीके की जमाव होने लगता है जिसको क्लीन करना पड़ता है। बीच में एक बार बहुत शोर हुआ था कि ताजमहल जो है वो पीला पड़ रहा है और उसको साफ नहीं कराया जा पा रहा है। तो बहुत तरीके की कंजर्वेशन टेक्निक्स को वहाँ पे थोड़ा करके यूज किया जा रहा है। वहाँ पे जो क्रैक आ रहे हैं कुछ इसमें आर्किटेक्चर में, कुछ वॉल्स एंड फ्लोर में क्रैक देखने को मिलते हैं। एएसआई जो है लंबे समय से इसके रेस्टोरेशन का काम कर रहा है, इनकी क्लीनिंग का काम कर रहा है। बहुत तरीके के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स वहाँ पे यूज की जा रही हैं, और धीरे धीरे करके वॉल और जो पूरा का पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको क्लीन किया जा रहा है और प्रिजर्व करने की कोशिश हो रही है। मोटिव्स जो हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितने सुंदर मोटिव्स हैं, कितनी सुंदर पिगमेंटेशन, कितना सुंदर वहाँ पे कलर वगैरह से काम किया गया है। तो ताजमहल को अनऑफिशियली कोई ऐसी ऑफिशियल संस्था ने नहीं कहा है, पर 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में इसको जगह दी जाती है। बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है, हालांकि है तो एक मकबरा ही, लेकिन इतना सुंदर बना हुआ है कि बाद में औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए भी उसकी प्रतिकृति बनवाई है, और औरंगाबाद में बनाया है जो बीबी का मकबरा है। बहुत हद तक वो मेन ताजमहल की प्रतिकृति लगता है। ऐसी भी कहानियां हैं कि शाहजहां चाहते थे कि वो एक ब्लैक कलर का ताजमहल भी बनवाएंगे, दोनों के बीच में चांदी का ब्रिज होगा। अपना अंतिम समय जो है ताजमहल को देखते हुए शाहजहां ने बिताया। बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है, 2 आर्किटेक्चर जो शैलियां हैं उनके मिश्रण से बना है, अद्वितीय नमूना है, और निश्चित रूप से मानवीयता की अद्वितीय विरासत है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है। तो यहाँ पर अगेन इसके कंस्ट्रक्शन और कंजर्वेशन का काम चल रहा है, पर जहाँ तक हो सके ह्यूमन वैंडलिज्म से बचाना और नंबर ऑफ विजिटर्स को कंट्रोल करना वहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत विजिटर्स आते हैं और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं साइट को और जो आर्किटेक्चर है उसको नुकसान पहुँचता है। तो इस तरीके से इनको जानना, पहचानना, इनकी स्टोरी देखना, इनकी सुंदरता को समझना और इनको सराहते हुए इनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए काम करना सभी के लिए बहुत जरूरी है। इसका ध्यान रखना चाहिए। इस केस स्टडी में बस इतना ही। थैंक यू।